बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो हम अपना आज का लाइव वेबिनार जो हमने प्लान किया था, जिसके अंदर हमारा टास्क ये था कि इस एग्जाम फोबिया को खत्म किया जाए और आपको एनएलई 2 के बारे में एक बड़ा प्योर फीडबैक दिया जाए और खास तौर पे एग्जामिनर्स से बात कराई जाए जिन्होंने एग्जाम्स को कंडक्ट भी करवाया और जिन्होंने जो इस एग्जाम का हिस्सा भी रहे। और आप जैसे बेशुमार कैंडिडेट्स, ऑब्वियसली बात है, जब इस एग्जाम में से गुजरते हैं वो एग्जामिनर का भी एक ओवरव्यू बन जाता है उस एग्जाम के बारे में कि जी ये एग्जाम में बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो हम लोग शुरू में ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं और फिर उसके बाद मैं कोशिश तो ये करूंगा कि आपके जो जितने क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे शेयर करूं। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज अपने चैट बॉक्स के अंदर आप मैसेज कीजिए और हम उस क्वेश्चन को फिर आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। मैं मतलब आपके बिहाफ पे मैं वो क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, तो फिर उससे यह है कि आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। जी। तो डॉक्टर मिया का छोटा सा तारुफ ये है कि शी इज कंसल्टेंट जनरल सर्जन एंड करेंटली जो है वो शी इज MRCS फ्रॉम UK एज वेल एंड शी इज द इंस्ट्रक्टर ऑफ BLS। और BLS इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ पाकिस्तान के साथ लोग अटैच होते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर डिफरेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको BLS करवाते हैं। सो सबसे पहले मेरा सवाल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स वो ये है कि जो एग्जाम सेटिंग होती है उस एग्जाम सेटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जब आप कैंडिडेट्स आते हैं वहां पर और इनसे मतलब जो भी एग्जाम से पहले की जो सेटिंग है या एनवायरनमेंट होता है, कैसा एनवायरनमेंट होता है? क्या कोई बड़ा थ्रेटनिंग सा एनवायरनमेंट होता है या बड़ा कंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट होता है जिसमें कैंडिडेट्स इजीली जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं? हाँ जी। एग्जाम एनवायरनमेंट काफ़ी कंफर्टेबल और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। स्टूडेंट्स को कोई मसला ना हो, सारी ओरिएंटेशन पहले से की होती है। और जो एग्जाम स्टेशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम आपसे पूछेंगे। रूटीन की चीज़ें हैं जो जूनियर डॉक्टर्स के लेवल पे हॉस्पिटल्स में हो रही होती हैं, जो आपने थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर हाउस जॉब में देखी होती हैं। वही स्टेशंस हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। उसमें ये थोड़ी डेफिशिएंसी फील होती है स्टूडेंट्स में, कैंडिडेट्स में, क्योंकि क्लिनिकल ओरिएंटेशन अच्छी नहीं है, उन्होंने क्लिनिकल केसेस इतने ऑब्जर्व नहीं किए होते। उसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपने क्लिनिकल साइड पे ज़्यादा काम करें, हॉस्पिटल्स जाएं, पेशेंट्स देखें, अपने सीनियर से डिस्कस करें, ग्रुप स्टडीज करें, और रूटीन में, इमरजेंसीज में और वार्ड में जो पेशेंट मैनेजमेंट है उसको देख लें। अच्छा, उसमें ये मुझे बताइए, जब स्टेशन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट पे एक बेल होती है, उसके बाद कैंडिडेट ने आपके पास जो है वो आना होता है, ऐसे ही। जी। और उसमें फिर जो कैंडिडेट है वो जब आके अपना कोई भी स्टेशन है उसका कोई सिनेरियो होता होगा उसको रीड आउट करता होगा, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या वो सारा सिनेरियो उसी तरह सही पिक कर लेते हैं या उनको थोड़ा सा उसको इंटरप्रेट करने में डिफिकल्टी होती है? कभी कभार कोई डायग्नोसिस बनाने में, जैसे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उसमें उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन एग्जामिनर्स इतने कोऑपरेटिव होते हैं कि अगर वो डायग्नोसिस बनाने में थोड़ा टाइम ले रहा है तो उसको कुछ हिंट दे दें ताकि उसके आगे जो क्वेश्चंस करने हैं उनको वो टाइमली मैनेज कर सकें। ओके, सो अगर सिनेरियो बेस्ड है तो आप उसको, इसका मतलब है हिंट्स के साथ साथ यानी बच्चों को थोड़ा सा गाइड करते हैं गाइड ताकि कर वो देते हैं। किसी तरह उस अपने डायग्नोसिस पे हाँ पहुंच जाए। जी। ठीक है, दैट्स ग्रेट। और दूसरा ये बताइए कि अगर कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन का स्टेशन हो तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के स्टेशन में आपको क्या लगता है कि कहाँ पर ज्यादातर जो बच्चे हैं वो जो जो गलती करते हैं वो मतलब किस तरह की गलती वो करते हैं और एग्जामिनेशन के स्टेशंस को ये कैसे बेहतर बना सकते यूजुअली होता ही है कि कैंडिडेट ने जब कोई चीज नहीं देखी हुई पहले से तब वो कंफ्यूज होता है उस पे। देखते ही बस उसकी ओरिएंटेशन खराब हो जाती है कि ये तो मैं देख पहली बार आऊँ, पता नहीं क्या है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी, हर एग्जामिनेशन के स्टेप्स सेम होते हैं, जैसे इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, यही यूनिवर्सल स्टेप्स हैं हर एग्जामिनेशन में। आपने इन्हीं को फॉलो करना है, बेशक कोई चीज नहीं भी पहले देखी, आप ये अपने स्टेप्स पूरे कर लें और एक डिफरेंशियल बना दें कि ये लंप है, ये पेरोटिड रीजन में लंप है तो ये पेरोटिड हो सकता है, ये लिम्फ नोड हो सकता है, ये कोई सेपेशियस सिस्ट हो सकती है। डिफरेंशियल्स बता दें, आगे एग्जामिनर आपको खुद लेके चलता है। ठीक है। और एक दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि क्या ये जरूरी होता है कि आप अपना एग्जामिनेशन सारे का सारा पूरा करें
या फिर ये इस तरह होता है कि अगर आप सही तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर 6 मिनट या 5 मिनट का टाइम होता है तो क्या इसके भी मार्क्स होते हैं कि आपने उसको एग्जैक्टली टाइमली कंप्लीट किया है या नहीं किया? हमारे पास की बनी होती है, उस की के अकॉर्डिंग हमने, वो पहला क्वेश्चन यूजुअली ये होता है, व्हाट इज योर डायग्नोसिस, व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, हाउ विल यू मैनेज। ओके। ओवरऑल एग्जामिनेशन आपका देखते हैं बहुत ज्यादा डीपली, हर स्टेप को शायद नहीं भी इग्नोर कर सकते हैं हम, अगर आप अपना डिफरेंशियल बता दें और आगे कुछ क्वेश्चंस इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट के आप सिर्फ जस्ट हेडिंग्स ही बतानी होती हैं, वो सही, लाइक बता दें। इसका मतलब है अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ दिस डिजीज, तो ऑब्वियसली बात है, मेरा ख्याल है शॉर्ट टाइम में होता है तो उसमें तो आप डिटेल मैनेजमेंट में ज्यादा बात नहीं होती होगी, वो यही होता होगा कि आप मेन मेन मैनेजमेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो डिस्कस कर लें या वो बता दें, ऐसे ही। ऐसा ही। अच्छा, दूसरा एग्जामिनेशन जब ये कर रहे होते हैं बच्चे तो आपको क्या डेफिशिएंसी फील होती है कि एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्सेस कैसे होते रिफ्लेक्सेस ही बेसिकली ठीक नहीं होते, हैं? ओके। प्रैक्टिस नहीं की होती। ओके। जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी एक सीक्वेंस बना होता है, आपके देख के ही ऑब्जर्वेशन पे असेस हो जाता है कि इस कैंडिडेट ने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है। सो उसके लिए क्या फिर आप रिकमेंड करते हैं? लाइक सपोज करेंगे कैंडिडेट 2 3 4 लोग इकट्ठे रह रहे हैं और वो पेशेंट सपोज नहीं भी जाके डायरेक्टली देख रहे हैं, लेकिन क्या आपस में भी वो वो प्रैक्टिस एक करके? दूसरे पे भी अपने रिफ्लेक्सेस बना सकते हैं, अपने पॉइंट्स, एक दो बार आपने कोई पेशेंट देखा, फाइंडिंग देख ली कि थायराइड ऐसे होता है, पेरोटिड ऐसा होता है, कोई स्वेलिंग ऐसी है, पेशेंट की चेस्ट को ऐसे ऑस्कल्टेट करना है, ये वाला मेथड है, वो स्टेप्स अपने बना लें और एक दूसरे पे प्रैक्टिस करें, उसी से रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है प्रैक्टिस इज द की जिसमें आप एग्जामिनेशंस को कवर कर सकते हैं। तो और एग्जामिनेशंस के लिए क्या इनको रटा लगाना चाहिए, लाइक कि मैं याद करूं कि स्टेप 1 ये है, फिर मैं कहूँ अच्छा जी अब मैं हाथ यहाँ रखूंगा, या परफॉर्म करके इसको तैयार करना चाहिए? परफॉर्म करके होता है, रट्टा लगाने से या एग्जामिनेशन को देखने से कभी भी आपके रिफ्लेक्सेस नहीं बनते जब तक कि आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे। एक दूसरे को असेस करा लें, किसी सीनियर को असेस करा लें, लेकिन परफॉर्म करें खुद से। परफॉर्म करें। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि ये कई हमने ये नोट किया है, जैसे कि हम भी देखते हैं कि जब बच्चा जैसे ही स्टेशन पे एंटर होता है तो वो एंटर होने के बाद वो एकदम से डिसोरिएंट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे उसको समझ नहीं आ रही कि कैसे स्टार्ट करना है। तो क्या इस केस में एग्जामिनर का बड़ा बुरा उसको ट्रीट करते हैं या आप उसको मैनेज करते हैं समहाउ? नहीं, पूरा ट्रीट तो नहीं करते, थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, पानी पिला देते हैं। और ये यूजुअली होता तब है जब आपका प्रीवियस स्टेशन खराब होता है, तो प्रीवियस स्टेशन खराब हुआ है उसको वहीं छोड़ के अगले स्टेशन पे बिल्कुल नए माइंड के साथ आए। और ठीक। हो सकता है अगला स्टेशन आपको इजी लगे, अच्छा हो। जी बिल्कुल, ऐसा है, कई दफा एक स्टेशन जब खराब हुआ होता है तो हम टोटली डिसोरिएंट हो जाते हैं और नेक्स्ट स्टेशन को भी हम लोग इसी तरह वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब उसमें उसके बाद ये है कि मार्जिन, कई दफा ऐसा होता है कि मार्जिनल कैंडिडेट्स होते हैं, बड़े मार्जिन पे आपको लग रहा होता है कि हाँ अगर हाफ नंबर भी एक्स्ट्रा दिए जो पास हो जाएगा, या हाफ नंबर से वो फेल हो रहा है, तो उस केस में क्या ऐसा होता है कि थोड़ी इंकरेजमेंट करते हैं आप कैंडिडेट्स? इनकरेज करते हैं, जो कैंडिडेट ने थोड़ा बहुत भी परफॉर्म किया होता है, जिसे आता है, उसकी असेसमेंट हो जाती है, वो पासिंग मार्क को टच भी कर रहा हो तो उसको हम पास करने की कोशिश करते हैं, यूजुअली पास कर भी देते हैं। फेल वो होते हैं जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं करके दिखाते, जिनको बिल्कुल सिरे से एबीसी का भी पता नहीं होता, ये वो फेल होता है। ठीक और ठीक। वैसे भी ये स्टेशन, हर स्टेशन की है, कंबाइंड मार्क्स आपने लेने हैं, ये नहीं कि एक स्टेशन पे आपको कुछ नहीं आया तो आप सारे एग्जाम में फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। सही। चलिए, दैट्स गुड। और इसका मतलब है कि बस ये बेसिक इतना हो जाए कि जिसमें आप एटलीस्ट अच्छा स्टेशन एक स्टार्ट कर लें और उसमें आप परफॉर्म कर लें, तो आई थिंक दैट इज इनफ। हम्म। मैंडेटरी स्टेशन की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मैंडेटरी स्टेशन में जो एक मैंडेटरी स्टेशन है वो बीएलएस का है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और बीएलएस के अंदर भी बड़ी कॉमन और ग्रॉस मिस्टेक्स होती है। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी मिस्टेक्स जो आपने ऑब्जर्व की हो पिछले एग्जाम्स के अंदर वो आप शेयर करें ताकि ये कैंडिडेट्स हमारे उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। अगेन बीएलएस इज टोटली रिफ्लेक्सेस और प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आप मैनिक्विन पे करते हैं, डमीज पे करते हैं, एग्जाम में भी वही पड़ी होती हैं, तो आपने पहले से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको अंदाजा हो जाता है अब इसको हाथ कैसे लगाना है, कितनी फोर्स लगानी है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आप तो उसको पढ़ के वीडियोस देख के आपको उसकी असेसमेंट होती है। बीएलएस एक बड़ा कैलकुलेटेड सा स्टेशन है, कैलकुलेटेड सी प्रिपरेशन है,
इसको 2 बार 3 बार 4 बार आप कर लेंगे तो आप उसमें परफेक्ट हो सकते हैं, मतलब ये पूरे मार्क्स ले सकते हैं 100%। बस इसकी प्रैक्टिस करें, वर्कशॉप्स होती हैं वो अटेंड कर लें, और वहीं पे वो प्रैक्टिस भी कराते हैं। अच्छा, इसमें मैंने मैंने जो नोट किया है कि अक्सर औकात चूंकि बीएलएस का जब स्टार्ट होता है ना, तो हम एक रूटीन में कहते हैं जैसे जी सीन इज सेफ, हम जाते हैं, हम कहते हैं जी ये स्टेशन स्टार्ट हो गया है। कई दफा स्टेशन में खाली ये मेंशन हुआ होता है कि जी आप सिर्फ अडल्ट सीपीआर जो है वो परफॉर्म करें। तो क्या उसमें बच्चे ने पूरा वो फॉलो करना होता है स्टेप्स को, या फिर वो जस्ट कंप्रेशंस और बाकी इन चीजों की तरफ जो है वो चला जाता है, या रिस्पॉन्स फिर भी चेक करना होता है? अगर सिनेरियो दिया हुआ है कि पेशेंट कोलैप्स कर गया, आप आए देखें और परफॉर्म करें, तो फिर आपने पूरा बीएलएस करके दिखाना जब तक एग्जामिनर आपको रोकता नहीं है। और अगर लिखा हो कि सिर्फ कंप्रेशंस करके दिखाएं, सिर्फ रेस्क्यू ब्रेथ्स दें, या ये इन्फेंट सीपीआर कर दें, चोकिंग रिलीव कर दें, तो आपने अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो उतने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। सही। और लाइक सपोज अगेन वही मेरा क्वेश्चन है कि सपोज करें कि अगर एक कैंडिडेट आया है और उसको नहीं समझ आ रही कि कैसे परफॉर्म करना, और कई दफा ऐसा होता है कि हमें सेकंड रेस्क्यूर भी साथ चाहिए होता है, तो क्या सेकंड रेस्क्यूर में एग्जामिनर एज अ रेस्क्यूर आ जाता है साथ, और आप उनको थोड़ा बहुत इसमें लाइक सॉर्ट आउट हेल्प आउट या गाइड कर देते हैं? तो एग्जाम्स है ना, वेल ओरिएंटेड होता है, जैसा टास्क होगा वैसी फैसिलिटीज उन्होंने अवेलेबल की होती हैं। अगर ठीक है। सिंगल रेस्क्यूअर है तो उसकी कमांड भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, और अगर सेकंड रेस्क्यूअर चाहिए है, सिनेरियो में लिखा है, तो सेकंड रेस्क्यूअर आपके पास अवेलेबल होगा, या एग्जामिनर खुद एज अ सेकंड रेस्क्यूअर परफॉर्म कर देगा। सही। अच्छा, जब मैनिकन्स पे अक्सर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मैनिकन्स के ऊपर एक सिग्नलिंग लाइट होती है जिसपे जो ये शो करती है कि आपकी जो कंप्रेशन है वो एडिक्वेट है या नहीं। सो क्या ये मैटर करता है कि जस्ट 30 कंप्रेशंस की हैं, या ये भी मैटर करता है कि जो उसमें लाइट ऑन हुई है कि नहीं हुई, यानी एडिक्वेट कंप्रेशंस है या नहीं? नहीं, बिल्कुल मैटर करता है। अगर मैनेकिन की लाइट खराब हो तो वो ऑन नहीं होगी, एग्जामिनर आपको बता देगा। उस केस में उसमें क्लिक की आवाज आती है। लाइट ऑन होनी चाहिए, ऑन रहनी चाहिए थ्रू आउट। दिस शोज योर इफेक्टिव कंप्रेशंस, और यही वो इनकी असेसमेंट करनी है कि आपने इफेक्टिव कंप्रेशंस की हैं या नहीं। ये भी आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। जब आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको असेसमेंट होगी आप इफेक्टिव कंप्रेशंस कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, बच्चे मुझे अक्सर ये पूछते हैं, यानी सवाल ही पूछते हैं कि ये जो कंप्रेशन हम कर रहे हैं कि इनके लिए कोई कैलकुलेटेड टाइम भी होता है, लाइक 30 कंप्रेशन मैंने किसी स्पेसिफिक टाइम में करनी है? जी, एक रिदम के अकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो वो एक टाइम में ही मैनेज होती हैं। 100 to 120 इनका रेट है। पर 100 to 120, ना आपने 120 से ऊपर जाना है, ना आपने 100 से नीचे जाना है। अगेन प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ, क्योंकि अब उस वक्त बंदा कैलकुलेट तो शायद नहीं कर कैलकुलेट पाता। तो नहीं कर। हाँ जी, तो उसमें यही है कि आपका रिफ्लेक्स ये रिदम उस तरह का बना होगा कि आपकी रूटीन में 100 कंप्रेशन इन अ मिनट अगर डिलीवर हो रही होंगी तो वो हो रहा होगा इस तरह। ठीक है। और आपने सवाल पूछा कि क्या ये ग्रुप वाइज होता है? एग्जामिनेशन बेटा इंडिविजुअल स्टेशन पे एक ही कैंडिडेट जो है ठीक वो है। जाता है, एक ही कैंडिडेट जाता है। ठीक है। अच्छा, आखिरी दो तीन मैं चीजें बस आपसे पूछ के हम इसको वाइंड अप करेंगे। जो आपकी मार्क की होती है उस की में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे होते हैं कि जी सपोज करें कि आंसर में बच्चा ये वर्ड बोलेगा तो इसका ये आंसर ठीक कंसीडर होगा। तो क्या ऐसा है, या फिर आप उससे मिलते जुलते भी अगर अल्फाज हैं और उससे मिलता जुलता भी आंसर है तो आप लोग उसको कंसीडर करते हैं? क्या जी, इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं? इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफिकली तो नहीं होती, हमें की दी होती है। और एग्जामिनर्स जो है वो कंप्यूटर तो नहीं है जो बिल्कुल की के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर एक कैंडिडेट का आंसर ठीक है, उसका मेथड ठीक है, तो उसके मार्क्स तो एग्जामिनर देगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एग्जामिनेशन जब परफॉर्म कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स, तो क्या एग्जामिनेशन की भी एक की बनी होती है, किसने ग्रीड किया है कैंडिडेट ने, पेशेंट का एक्सपोजर देखा है, पेशेंट को कहीं पेन तो नहीं है उसका पूछा है, एंड पे पेशेंट को कवर किया, किसके मार्क्स भी होते हैं? जी, अगर ये एग्जामिनेशन का ही स्टेशन होगा तो फिर ये सारे स्टेप्स के मार्क्स होंगे। अगर ये मैनेजमेंट का स्टेशन है किसी डिजीज की तो फिर की अलग से बनी होगी। फिर एग्जामिनेशन पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे। अब हो सकता है डायग्नोसिस भी बता दें कि ये पेशेंट है, ये इसकी हर्निया स्वेलिंग है, आगे मैनेजमेंट बताएं। कुछ हर स्टेशंस ऑर्थोपेडिक में से आना है, यूरोलॉजी से आना है, पीडियाट्रिक्स में से आना है। हर स्पेशलिटी में से एक स्टेशन आता है। ऑर्थोपेडिक फॉर एग्जांपल क्या देते हैं कि फ्रैक्चर है, इसको बैक स्लैब लगा के दिखाएं। तो सामान आपके पास पड़ा होता है, आपने बैक स्लैब लगा के दिखानी है। फिर कौन कौन सी लेयर्स। अब
यूजुअली हर बच्चे से वो स्लैब तो नहीं बनवाएंगे, उसमें थोड़ा सा करवा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं कि लेयर्स बता दें, पहले कौन सी लगाएंगे, दोबारा कौन सी लगाएंगे, थर्ड कौन सी लगाएंगे, और क्रेप कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत परफॉर्म करा लिया, थोड़ा पूछ सुन लिया। लिया। तो इसका जी मतलब ये मिक्स करके चालू होते जी हैं। चलें, अब अगर सपोज करें एक दफा जैसे कि एक स्टेशन था, उसमें ये मैं बात जनरल कर रहा हूँ कि इस तरह के जो ऑस्की स्टेशन होते हैं उसमें एक सेब सपोज करें मैंने रख दिया और मैंने कहा जी इसकी आप बायोप्सी लें। तो एज अ पेशेंट, चूंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ लंप तो नहीं रखा जा सकता ना, एक एक रियल पेशेंट तो नहीं रख सकते। तो उस केस में भी क्या उसी तरह कंसेंट लेना होता है, उसी तरह हमने उसको पेंट एंड ड्रेप करना होता है, उसी तरह हमने सारा प्रोसीजर फॉलो करना होता है जिस तरह एक रियल पेशेंट के अंदर हम फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल। और इसके मार्क्स की भी बनी होती है, पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ आपने परफॉर्म करके दिखाना है, और परफॉर्मेंस के भी, और सैंपल आपका आया नहीं आया, आपके स्टेप्स क्या थे, वो सारा पूछते हैं, और लास्ट में आपने डॉक्यूमेंटेशन की, पेशेंट को एक्सप्लेन किया प्रोसीजर, और फॉलो अप। ये भी बता के भेजिए। जी ठीक है। अच्छा, अभी ये सवाल है जी, टोटल मार्क्स, अबाउट मार्क्स, हर स्टेशन में कितने मार्क्स वाला पास। अच्छा, ये जो टोटल मार्क्स वाला है ना, ये आपका एग्जाम में ना वो एग्जामिनिंग बॉडी ही डिसाइड करती है। ये एग्जामिनर्स को नहीं आइडिया होता, ये वो उनको कन्वे कर दिया जाता है कि जी आपके बस ये टोटल मार्क्स हैं, उसमें से इतने वाला पास होता है। वो वैसे इस एक स्टेशन के मार्क्स 10 मार्क्स होते हैं हर स्टेशन के। ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, और जहां तक मुझे पता है मेरा ख्याल है 60 to 70% वाला भी इसके अंदर जो है वो पास होता है। ठीक है। बहरहाल ये वेरी करता है, मैं इस पे ज्यादा डिटेल नहीं है मुझे आइडिया। एक एग्जामिनर सिर्फ अपने स्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसने उसी को असेस करना है और उसी के मार्क्स देने हैं। तो इसका मतलब तकरीबन हर स्टेप एग्जामिनर जो है वो डिफरेंट, ऑब्वियसली बात है, होगा, इंडिविजुअली असेस इंडिविजुअल करेगा। होगा। अच्छा, आखिरी ये है कि क्या मैंडेटरी स्टेशंस, जैसे कभी जैसे बीएलएस एक मैंडेटरी स्टेशन है, तो इसको मैंडेटरी क्यों रखा गया, बेसिकली मैंडेटरी स्टेशंस की क्या इसमें इंपॉर्टेंस। बेसिक लाइफ सपोर्ट, जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये सिर्फ डॉक्टर को नहीं है, लेमैन को भी आनी चाहिए। तो आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए तो ये मैंडेटरी होती है। तो मेरा ख्याल है यही रीजन है कि इस एग्जाम में भी इसको मैंडेटरी स्टेशन रखा गया है। जी ठीक हो गया। नहीं जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे आप बताइएगा, मैं साथ साथ इंशाल्लाह उसकी क्यूरीज मैं सॉल्व करता रहूंगा। हमारे अपने अपने गेस्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम स्पेयर किया। और लेट्स होप के एग्जामिनर्स जो हैं वो कैंडिडेट्स के लिए हमेशा, वैसे तो हमने ये देखा है कि वो दे आर वेरी सपोर्टिव। सो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक ही रहेगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, हम अपना सेशन उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये आपके कुछ छोटे छोटे जो सवाल हैं इनको मैं भी चलने साथ डील कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे लिए टाइम स्पेयर किया, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि असल में जो एग्जाम फोबिया है ना, ये एक बड़ी खतरनाक चीज होती है और बच्चे इसके ऊपर आके काफी ज्यादा परेशान होते हैं। हाउ मेनी स्टेशन आर देयर, 20 स्टेशन होते हैं, ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। हर स्टेशन के आई थिंक 10 मार्क्स होते हैं। ठीक है। और मैंडेटरी स्टेशन 3 होते हैं। बीएलएस इज नॉट जस्ट दी ओनली मैंडेटरी स्टेशन। ठीक है। इसके अलावा भी मैंडेटरी स्टेशन जो है वो होते हैं। ओके जी, सो हिस्ट्री टेकिंग के फॉर्मेट के बारे में जनरली बात करते हैं कि आपका क्या ख्याल है, हिस्ट्री कैसे लेते हैं, और हिस्ट्री में क्या चीजें ऐसी हैं जो आपने जरूर बतानी है, और क्या चीजें हैं जो ना भी बताएंगे तो काम चल जाए। लोग समझते हैं कि मैंने हिस्ट्री में बस ये पूछ लिया कि जी आज आप बताइए आप कैसे आपका आना हुआ हॉस्पिटल, किस वजह से आप हॉस्पिटल तशरीफ लेके आए। इस कंडीशन को हम कहते हैं, या इन चीजों को हम कहते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, प्रेजेंटिंग कंप्लेन का मतलब ये होता है कि आज ये पेशेंट हॉस्पिटल में क्यों आया। प्रेजेंटिंग कंप्लेन एक या दो होती हैं, इससे ज्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेन नहीं होती। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि मैं मेरा पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे ना कमर में दर्द है, और डॉक्टर साहब मेरी टांगों में भी दर्द है, डॉक्टर साहब मेरा सर भी दर्द रहता है, मुझे जिस्म पे खारिश भी होती है, मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इन सब चीजों में से वो चीज जो उसको आज हॉस्पिटल लेके आई है ना, दैट इज दी प्रेजेंटिंग कंप्लेन। दैट इज दी प्रेजेंटिंग कंप्लेन। सो प्रेजेंटिंग कंप्लेन ये नहीं है उसे आप, मैं कहूंगा जी हाँ बैक एक भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, लेग पेन भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, इचिंग भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, 4 साल पहले उसको जनाब कहीं जोड़ में दर्द थी वो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है। ऐसा नहीं है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन एक है।
और वो है जो उसको आज खींच के हॉस्पिटल लेके आई है, किसी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचा है। एंड ऑब्वियसली बात है कि वो उसका जो उसको पेन होगी या जो भी होगा वही उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। लेट सपोज करें कि अगर वो कहता है जी मुझे पेन है, सो पेन इज सपोज दी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, लाइक, ठीक है। तो पेन के अंदर पेशेंट को हमने क्या पूछना होता है, पेन से रिलेटेड हमने सारी चीजें क्या पूछनी होती है। देखिए प्रेजेंटिंग कंप्लेन का सेगमेंट उसने आपसे पूछा, आपने उससे पूछा कि क्या था, आप उसने कहा जी मुझे पेन है, कहाँ पे है, लाइक सपोज करो पेन राइट नी जॉइंट है, और आपने पूछा अच्छा जी ये दर्द कब से है, लाइक सपोज 7 डेज, और फिर पेन की आगे पूरी एक हिस्ट्री है, यानी कब से दर्द है, कितना दर्द है, कैसे होता है, किस चीज से बेहतर होता है, किस चीज से वर्स होता है, कहीं पेन रेडिएट करता है कि नहीं करता, पेन के साथ फीवर है या नहीं है, क्या जॉइंट की स्टिफनेस है या नहीं है, जॉइंट की मोबिलिटी में क्या चेंज आया है। तो ये पेन की हिस्ट्री है, बट यहां तक इसका अगर मैं कहूं तो दिस इज द प्रेजेंटिंग कंप्लेन ओनली। हम इसको एलैबोरेट जब करते हैं, एलैबोरेट मींस कि जब मैं आपसे उस पेशेंट के इस पेन की डिटेल हिस्ट्री पूछता हूं, उसे कहते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, HOPI। इसके अंदर मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा अबाउट प्रेजेंटिंग कंप्लेन, डिटेल डिस्कशन ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। यानी अब मैं पेशेंट से पूछूंगा अच्छा आपने मुझे कहा जी पेन होती है, मुझे बताएं जी पेन कहाँ पे होती है, पेन कैसे स्टार्ट हुई, पेन की शिद्दत कितनी है, ये किस तरह की पेन है, क्या ये डल पेन है, क्या ये शार्प पेन है, कटिंग पेन है, थ्रॉबिंग पेन है, क्या इस पेन के साथ स्वेलिंग भी है, क्या इसके साथ जॉइंट मोबिलिटी का कोई मसला है, क्या इसके साथ फीवर है, क्या इसके साथ नॉजिया वॉमिटिंग है, क्या इसके साथ आपका जॉइंट जो है वो रेड भी है, इन्फ्लेमेटरी उसके अंदर चेंजेस हैं ये नहीं है। ये जो डिटेल डिस्कशन होती है ना, कि इस सेगमेंट का नाम है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। इसमें हम लिखते हैं कि सर माय पेशेंट वाज इन हिज यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ अबाउट 7 days back when he had a sudden onset of right knee joint pain. Pain was moderate to severe in intensity. It was non-radiating. It was associated with fever. It was associated with decreased mobility, joint stiffness. तो इस तरह का ये है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। अब याद रखना ये जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% हिस्ट्री इधर ही पूरी हो जाती है और आपका डायग्नोसिस तकरीबन इधर ही बन जाता है। बच्चे क्या करते हैं या कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कैंडिडेट्स इन दो सेगमेंट्स को कंप्लीट करके कहते हैं जी हिस्ट्री खत्म हो गई। हिस्ट्री के ये सिर्फ दो कंपोनेंट्स पूरे हुए हैं, इसके बाद एक्चुअली अ लॉन्ग सेगमेंट ऑफ हिस्ट्री इज देयर, लाइक आपके पास इसके बाद आएगा जी मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब क्या है, आप उससे पूछते हैं आपको शुगर नहीं है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस B C तो नहीं है, ठीक है, आपका कोई और ऐसा मेडिकल इश्यू तो नहीं है, CLD तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है, वो सारी जॉन्डिस तो नहीं है, पेलर तो नहीं है, ये पेलर तो खैर यहाँ नहीं कहना चाहिए, जॉन्डिस तो नहीं है, कोई भी और चीजें जो है वो उसकी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आती हैं। लोग क्या करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस पे रुक जाते हैं और आगे चलते हैं। मेडिकल हिस्ट्री के बाद आती है जी सर्जिकल हिस्ट्री। सर्जिकल हिस्ट्री के अंदर भी अगेन क्या आपकी कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, कब हुई है, कौन सी हुई है, कहाँ हुई है, सर्जरी का आउटकम क्या है, क्या उस दौरान अगर लाइक सपोज करो कि उसकी कोलिसिस्टेक्टमी हुई थी, तो क्या वो जो गॉल ब्लैडर है उसको हमने कहीं भेजा है फॉर दी हिस्टोपैथोलॉजी और नॉट, अगर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी हमने कराई है तो उस पर क्या आया है, ये सारी बातें सर्जिकल हिस्ट्री के अंदर हम पूछते हैं। सर्जिकल हिस्ट्री के बाद आती है ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री का मतलब है कि जी आप कोई दवाई ले रहे हैं, ठीक है, दवाई ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं, कितनी डोज में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। उसके बाद आ रहा था जी एलर्जिक हिस्ट्री।
या हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है, किसी सब्सटेंस से, किसी सीजन में, किसी लाइक सपोज करो एस्थमा का पेशेंट है मेरे पास, हिस्ट्री में उसकी ले रहा हूँ, कहते नहीं मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, तो मैं पूछा एलर्जी की हिस्ट्री तो मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहते डॉक्टर साहब जब ये मौसम बहार आता है, पोलन्स ये होते हैं ज्यादा, उस वक्त मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, तो एलर्जी की हिस्ट्री उसकी निकल आई वहां से। उसके बाद आ जाती है जी सोशल हिस्ट्री या सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि अच्छा जी आ, कि आप क्या क्या उसे कहते हैं कि आप सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर आप सिगरेट पी, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर उसकी पर्सनल हिस्ट्री भी आ जाती है और उसकी इकोनॉमिक हिस्ट्री भी आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको पर्सनल हिस्ट्री भी समटाइम कहते हैं। तो हम उससे पूछते हैं आप स्मोकर तो नहीं है, आप कोई अल्कोहल अब्यूज तो नहीं करते, ड्रिंक तो नहीं करते, बैड हैबिट्स के बारे में सारी हिस्ट्री हम उसकी यहाँ पर जो है वो ले लेते हैं। और इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री यानी उसकी जो स्टेटस है उसको हम थोड़ा असेस कर लेते हैं, और असेस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि जी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपका कैसा है। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती, तो आप उसे क्या कह सकते हो कि अच्छा जी घर जिसमें आप रह रहे हैं क्या वो आपका अपना है या रेंट पे है। तो अब ऑब्वियसली बात है, अगर रेंट पे घर है तो शायद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा ना हो। घर के अंदर कितने कमरे हैं, लाइक छोटा घर है, बड़ा घर है, एक कमरे का दो कमरे हैं, अगर सपोज करो उसमें 10 लोग रह रहे हैं, या दो कमरे हैं उसमें 4 लोग रह रहे हैं या 8 लोग रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो यहाँ पर हम ये चीज निकाल लेते हैं, इसको पर्सनल हिस्ट्री भी आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर अगर सपोज करो अगर इसके बाद जो नेक्स्ट आपने पूछना है दैट इज द फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर यही पूछते हैं कि चल फैमिली में कोई डिजीज तो नहीं थी। अब हम बात कर रहे हैं फैमिली में माँ बाप बहन भाई उनकी, हम उनके बाकी जो सराउंडिंग है उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनके लाइक जो सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री रिलेटिव्स होते हैं हम उनकी बात नहीं, हम ज्यादा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स की बात कर रहे होते हैं। सो पेरेंट्स की बात कर रहे हैं जी आपको डायबिटीज तो नहीं, आपको हाइपरटेंशन तो नहीं, आपकी कोई हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन या इस्केमिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये फैमिली हिस्ट्री इन चीजों को कवर करती है। ठीक है, उसके बाद आ रहता है जी अगर फीमेल पेशेंट है तो उसके अंदर गायनी एंड ऑब्स की हिस्ट्री। ठीक है, गायनी ऑब्स की हिस्ट्री याद रखिएगा, वैसे तो डिटेल हिस्ट्री गायनी ऑब्स की अलग से एक पूरा सेगमेंट होता है। यहाँ हम सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि अच्छा जी ये बताइए क्या आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है, माहवारी ठीक आती है, माहवारी में ब्लड कम ज्यादा तो नहीं आता, डेज शॉर्ट या प्रोलॉन्ग तो नहीं है, ब- ये इंपॉर्टेंट चीज। और बच्चे कितने हैं, बच्चे कैसे पैदा हुए हैं, डिलीवर क्या सी सेक्शंस हुए हैं, क्या आपका ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है या स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी एसवीडीज हुई हुई हैं। बस इतनी मोटी मोटी बात है कि आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज तो नहीं कर रहे, कि आपने कोई कॉपर टी या कोई इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस तो नहीं रखवाई हुई। तो यानी कहने का मकसद है कि अगर मेरे पास पेशेंट मेडिसिन का है, लाइक मेरे पास पेशेंट है उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज है और फीमेल पेशेंट है और उसकी मैंने गायनियोप्स की हिस्ट्री लेनी है, तो अब मैं बहुत डिटेल गायनियोप्स की हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, मैं उससे सिर्फ वो बात करूंगा जो मेरे लिए थोड़ी सी रेलिवेंट। हाँ, अगर यही पेशेंट मेरे पास आ जाती हैं विद पर विजाइनल ब्लीडिंग या एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो फिर मैं मेनोरेजिया की अलग से डिटेल हिस्ट्री दूंगा जिसके अंदर मैं पूछूंगा कि अच्छा कब से है क्या है वो, तो फिर वो एक डिटेल्ड सेपरेट हिस्ट्री होगी जो कि गायनी का स्टेशन है, जनरल हिस्ट्री वाला वो फॉर्मेट थोड़ा उसका डिफरेंट। तो ये जनाब गायनी ऑप्स की हिस्ट्री। उसके बाद जो आ जाता है ना आखिरी, यानी इसके बाद जब ये गायनियोप्स की हिस्ट्री हो जाती है तो हम पूछते हैं कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, एनीथिंग इंपॉर्टेंट विच आई मिस्ड। तो हम पेशेंट से कई दफा पूछ लेते हैं कि अच्छा यार अब ये बताइए मैंने तो इतनी आपसे बातें पूछी हैं, क्या कोई ऐसी बात रह तो नहीं गई जो आपको लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मुझे बतानी चाहिए और मैं नहीं पूछ पाया। तो कई दफा पेशेंट्स के अंदर कोई सीक्रेट्स जो होते हैं वो फिर आपको बता देते हैं, वो आपसे कहते हैं क्योंकि ये इसका एक नंबर होता है बकायदा आपकी की के अंदर कि पेशेंट ने आपसे या कोई ऐसी बात जो आप मिस कर रहे हैं, वो की पॉइंट होता है, छुपा हुआ होता है। तो आप जब ये पूछ लेते हैं ना पेशेंट से कि अच्छा कोई ऐसी बात रह तो नहीं गई, तो उसको फिर बताना पड़ता है आपको। सो दिस इज जस्ट अ वे
टू कि हम उससे ये पूछ पाए, उससे पूछ पाए कि जी कोई ऐसा पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा। जब आप ये कर लेते हैं तो एंड पे हम, यहाँ पाकिस्तान में तो ये नहीं किया जाता। जो जब हम MRCS एग्जाम्स या बाकी प्लैब एग्जाम्स की बात करते हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, आइस। आइस का मतलब ये होता है आइडिया, सी से होता है कंसर्न, एंड ई से होता है एक्सपेक्टेशंस। तो हम पेशेंट से कहते हैं अच्छा आपका क्या ख्याल है, कि आपको क्या लगता है कि आपके आपके आपको क्या डिजीज है, या क्या इलनेस है। ये पेशेंट का आइडिया लेते हैं, डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है कि मुझे शुगर हो गई है, मुझे लगता है जी मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे लगता है मुझे खुदा न खास्ता गाल स्टोन्स हो गए हैं। तो पेशेंट की अपनी एक आइडियाज होते हैं उसकी अपनी डिजीज के बारे में। कंसर्न का मतलब ये होता है कि वो अब इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में परेशान। डॉक्टर साहब मुझे पता चला था कि अगर इस तरह के मसाइल हों तो खुदा न खास्ता कहते हैं कि ये कैंसर भी हो सकता है, तो मैं कंसर्न हूँ कि कहीं मेरी ये जो डिजीज है ये कैंसर रिलेटेड तो नहीं। तो ये उसका कंसर्न है, और याद रखिएगा आपने इस कंसर्न को एड्रेस करना है। ठीक है, अगर आप उस कंसर्न को एड्रेस नहीं करेंगे तो उसके माइंड में ये चीज रह जाएगी, और वो फिर आपकी आपसे सेटिस्फाइड होके नहीं जाएगा। सो आपने उसके मेन कंसर्न को डिस्कस करना है कि अच्छा ठीक है, आपने मुझे कहा कि आपको डर है कि खुदा न खास्ता ये कैंसर तो नहीं है, तो चले इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कि कैंसर है। क्लिनिकल एग्जामिनेशंस पे ऐसा नहीं लग रहा कि खुदा न खास्ता ये कैंसर है। तो जब तक आप उसका कंसर्न एड्रेस नहीं करते तो पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होता। उसके बाद आ जाती हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस में हम ये पेशेंट से पूछते हैं कि अच्छा आप क्या चाहते हैं, किस तरह आपको मैनेज किया जाए। तो ऑब्वियसली बात है एवरीबॉडी वांट्स कि उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए। तो पेशेंट यही कहता है डॉक्टर साहब मैं यही चाहता हूँ कि जी मेरा अच्छा सा इलाज हो जाए, मेरा ऑपरेट हो जाए, मेरा ट्रीटमेंट हो जाए, मुझे कोई मसला है तो वो सॉल्व हो जाए। सो ये हिस्ट्री का फॉर्मेट होता है। So, जब आप सारी हिस्ट्री ले लेते हैं तो एट द एंड आप पेशेंट को क्या करते हैं, आपने पेशेंट की क्या करनी है, यू हैव टू प्रेजेंट अ समरी। आपने ये एग्जामिनर को बताना होता है कि सर टुडे आई हैव टेकन अ हिस्ट्री फ्रॉम पेशेंट मिस्टर अल्लादिता who is a 70 years old male, a known case of diabetes or hypertension, presented to us in OPD or in emergency with the complaint of pain in the right iliac fossa. Pain started about 5 days ago. It was sudden in onset. It was severe in nature. It was radiating to the center of the abdomen. It was associated with the fever, was associated with nausea and vomiting. ठीक है। अच्छा अब याद रखना जब समरी प्रेजेंटेशन हो रही होती है तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों बताने होते हैं। लाइक मैंने से मैं कह रहा हूँ इट वाज एसोसिएटेड विद फीवर, ये पॉजिटिव है। इट वॉज नॉट एसोसिएटेड विद बर्निंग मिक्चुरेशन, ये नेगेटिव है। जब मैंने पॉजिटिव विद फीवर बताया तो मैंने बता दिया कि हाँ अपेंडिसाइटिस लग रहा है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी है, पेन भी है, फीवर भी है। और जब मैंने कहा इट वॉज नॉट एसोसिएटेड विद बर्निंग मिक्चुरेशन, तो मैंने रूल आउट कर दिया कि इस पेशेंट को यूटीआई नहीं है। तो मैंने अपना जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है वो हमने समरी के अंदर प्रेजेंट करना होता है। याद रखना ये चीज भी आप सवाए प्रैक्टिस के किसी भी सूरत में इस पे मास्टर नहीं कर सकते। अगेन मैं फिर कहूंगा, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इधर ज्वाइन करने हैं उधर, याद रखिएगा कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम इस एग्जामिनेशन को थोड़ा सा मिस रीड किया जाता है। ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, ये रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। मैं आपको 1000 दफा समरी लिखवाऊं, लिखो लिखो लिखो, कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप इसको 40-50 दफा समरी को प्रेजेंट कैसे करना होता है उसकी रिहर्सल करें। जैसे मैंने अभी क्या किया, टुडे आई हैव एग्जामिन्ड, या टुडे आई हैव टेकन हिस्ट्री फ्रॉम अ पेशेंट मिस्टर अहमद who is a 70, who is a 40, who is a 30 years old male, presented to us in OPD or in emergency with the complaint of। अब ये जो दो लाइनें हैं ना, पहले ये दो लाइनें आपकी हर हिस्ट्री में कॉमन है, इसमें कोई मतलब कहने के ऐसी चीज नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए जब आपने ये समरी प्रेजेंट कर ली, समरी प्रेजेंट कर ली, तो इस समरी से पहले, इस समरी से पहले बल्कि मैं ये कहूंगा कि जहां मैंने कहा था एनीथिंग इंपॉर्टेंट, इसके बाद मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, उसे कहते हैं सिस्टेमिक रिव्यू। सिस्टेमिक रिव्यू का मतलब ये होता है कि जब मैंने पूछ लिया अच्छा जी गायनी ओप्स की हिस्ट्री हो गई है,
कोई और इंपॉर्टेंट चीज रह तो नहीं गई। तो फिर मैंने उसे कहा अच्छा अब आप तो चूंकि मेरे पास आए हैं पेन इन द एपिगैस्ट्रियम और पेन इन द राइट ईलियक फोसा या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, तो ये बताएं कभी सर दर्द तो नहीं रहा, अच्छा कोई आई साइट का इशू तो नहीं है, अच्छा कोई नजला खांसी वगैरह तो नहीं है, अच्छा गले में कोई मसला तो नहीं है, आपकी चेस्ट ठीक रहती है, कोई दिल का इशू तो नहीं है, दिल की धड़कन कम ज्यादा तो नहीं होती, पेट खराब तो नहीं रहता, पेट में कहीं दर्द तो नहीं रहती। अब मैं क्या कर रहा हूँ हर सिस्टम में से एक दो दो क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक रिव्यू। सिस्टेमिक रिव्यू जब हमने हिस्ट्री लेना स्टार्ट की थी ना प्रेजेंटिंग कंप्लेन से पहले, उससे पहले एक चीज आती है उसे कहते हैं इंट्रो। ऑब्वियसली बात है इंट्रोडक्शन तो आप करवाओगे ही। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है, मैं बैठा हूँ, मेरे सामने पेशेंट बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर है, मुझे आज आपसे आपकी बीमारी के बारे में बात करने के लिए कहा गया है। बच्चों ये स्टेटमेंट आपको हर सूरत में प्रैक्टिस करके रिहर्सल करके फिक्स करनी है इन योर माइंड। मुझे आज आपसे आपकी बीमारी के बारे में बात करने के लिए कहा गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ताउन करेंगे। ये मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ पेशेंट के साथ। और जब मैं उसे कह रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ताउन करेंगे, इसका मतलब है मैं उसका कंसेंट ले रहा हूँ कि क्या वो बात करने के लिए राजी है। अब आगे से पेशेंट क्या कहेगा, जी जी डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं है, हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे, जी आपका बहुत शुक्रिया। अब आप पूछेंगे जी तारिक साहब आप बताइए कि आज आप हॉस्पिटल किस वजह से तशरीफ लाए, या किस वजह से आज आपका हॉस्पिटल आना। अल्फाज का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूँ कि आज जैसे मैं आपसे पूछूं कि हाँ जी आपको तारिक साहब आपको क्या मसला है, मसला का वर्ड हमने यूज ही नहीं करना, हमने कहना जी तारिक साहब आज आप किस वजह से हॉस्पिटल तशरीफ लेके आए, ठीक है, ताकि आपके अल्फाज इस तरह के ना हो जो थोड़े से उसको हार्ड जो है वो फील। सो इंट्रोडक्शन पेशेंट का, फिर उसके साथ पेशेंट के साथ हम क्या कहते हैं, रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग का मतलब ये होता है अच्छा तारिक साहब जो भी बातचीत होगी वो आपके और मेरे दरमियान होगी। और यानी इसका मतलब है हो सकता है उसने मेरे साथ कोई पर्सनल चीजें शेयर करनी हो। जैसे एग्जांपल है हमारे पास पेशेंट एज यूरोलॉजिस्ट आते हैं इनफर्टिलिटी के, या हमारे पास पेशेंट आते हैं विद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो ऑब्वियसली बात है दे एक्सपेक्ट कि उनकी बातों को किसी और के साथ शेयर ना किया जाए, ठीक है। सो ऐसे ही होता है, तो हम उन्हें यही कहते हैं कि जी कि जी जो भी बातचीत होगी और आपके मेरे दरमियान। अच्छा अब इस पे ना टाइम वेस्ट नहीं करना, लंबा चौड़ा हमने इंट्रोडक्शन नहीं बनाना होता। जैसे मैं कह रही हूँ अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर है, मुझे आज आपकी बीमारी के बारे में बात करने के लिए कहा गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी बातचीत है वो आपके और कोशिश नहीं करूंगा बल्कि जो भी बातचीत होगी और आपके मेरे दरमियान ही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है तारिक साहब कि आप कोऑपरेट करें। जी जी डॉक्टर साहब, हाँ जी बिल्कुल आप स्टार्ट करें जी, बहुत शुक्रिया आपका। चले जी हम अपनी अब आप मुझे बताइए कि आज हॉस्पिटल किस तरह आप तशरीफ ले। ये नहीं करना कि इंट्रोडक्शन के ऊपर ही आपने 1 मिनट वेस्ट कर दिया। सो इंट्रोडक्शन आपने ब्रीफ क्विक 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया और उसके बाद मेन हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर वापस आ जाना है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन कर लिया, इंट्रोडक्शन के बाद आपने कहा जी प्रेजेंटिंग कंप्लेन हो गई, फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, फिर मेडिकल सर्जिकल। अब आपने अगर सपोज करो कि बड़ी हिस्ट्री ली, आप बड़ा उसमें पूछ रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं और आप रह गए हैं यहां तक, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस तक, यहां तक पेन कब से थी कैसे थी उसी के ऊपर आप लगे रहे, और आपने इसके बाद आगे जाके उसकी मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री नहीं ली। आपने उससे नहीं पूछा कि शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ठीक है, हेपेटाइटिस तो नहीं है, जॉइंटिस तो जॉइंट पेन तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, सीएलडी काला यरकान या हेपेटाइटिस बी सी तो नहीं है। तो अगर आपने मेडिकल हिस्ट्री में ये चीजें नहीं पूछी तो ये पॉइंट मिस हो गया। आप यही समझते रहिए कि मैंने तो बहुत अच्छा पूछा है, मैंने तो पेन को छोड़ा ही नहीं है, लेकिन आपने आगे नहीं पूछा, सर्जिकल हिस्ट्री नहीं पूछी, नंबर गए। ड्रगल इसी तरह जो पॉइंट इसमें से मिस करेंगे उसके नंबर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आके बाद में मुझे बताते हैं सर मैंने बड़ी डिटेल में बात की है, तो मैं बोला अच्छा यार चलो फैमिली हिस्ट्री पूछी थी, नहीं फैमिली हिस्ट्री नहीं पूछी, क्यों वहां तक मैं पहुंच नहीं पाया। तो आपने HOPI को इतना लंबा नहीं खींचना कि आप उसी के ऊपर लगे रहे और टाइम गुजर जाए। क्योंकि इस तक के अगर आप सपोज इंट्रो की बात करो, इंट्रोडक्शन का एक बड़ी हद है, एक नहीं तो 1.5 नंबर होगा। प्रेजेंटिंग कंप्लेन को अच्छी तरह से पूछने का कोई 1 या 1.5 मार्क्स होंगे। HOPI के हो सकते हैं आपके 2 या 3 नंबर हो, ठीक है, 2 to 3 मार्क्स हो। तो अगर मैं ये देखूं इंट्रो
और ये मिला के अगर एक एक नंबर भी लें, 1, 2 और 3 हम इसके लें, तकरीबन 4 से 5 नंबर बनते हैं यहाँ तक, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस तक। बाकी 5 नंबर आपके इन सब चीजों के बनते हैं। तो अगर आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस तक पूछा, बहुत अच्छा पूछा है, एग्जामिनर आपको 4, 5 में से कितने नंबर दे देगा? 3 नंबर दे देगा। ये बड़ा भी होगा आपको 4 नंबर दे देगा। तो आपने बाकी सारे पॉइंट्स मिस कर दिए। आपने एंड पे जब पेशेंट को अल्लाह हाफिज कहना था, शुक्रिया अदा करना था, आपने उसका भी नंबर मिस कर दिया। ठीक है, उसका उसको एंड पे ग्रीट करने का भी नंबर है। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपके ताबन का बहुत शुक्रिया। दरमियान में हिस्ट्री, सारी फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट की समरी एट प्रेजेंट, समरी प्रेजेंटेशन के 2 नंबर होते हैं। अब आपको तो मौका ही नहीं मिला, आपने तो हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस में आप घुसे रहे। ये हिस्ट्री टेकिंग के फॉर्मेट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिस्टेक्स आप करके आते हैं। पेशेंट बच्चे कहते हैं डॉक्टर साहब सर बहुत अच्छी हिस्ट्री दी है मैंने जॉइंट पेन की। अच्छा, आपने फैमिली हिस्ट्री पूछी है जॉइंट पेन में? नहीं, वो नहीं पूछी। सोशल हिस्ट्री पूछी है? नहीं। स्मोकर पूछा था? नहीं। गायनी ओप्स की हिस्ट्री थोड़ी बहुत ली थी? नहीं। चलो, स्टोरी खत्म। मुझे आइडिया हो जाता है कि 3 नंबर से ज्यादा स्टेशन में इसको नहीं मिले। ठीक है, से अगर आपने ये फॉर्मेट फॉलो किया है और आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में कुछ चीजें मिस भी हो गई हैं, कोई बात नहीं, और आपने आगे पूछ लिया है ना, तो आपके 3 से 4 नंबर इस अगले पार्ट में से निकल आएंगे। अगर उधर एक नंबर कम होगा तो 2, 3 नंबर यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो आपकी कंपनसेशन हो जाएगी। एंड यू हैव टू स्कोर 10 में से 7 नंबर और 6 नंबर आपका टारगेट है। You can get a 7 to 8 marks in the history taking examination by just following this format. ये नहीं मिस करना। स्टेटमेंट आपने कहा था, मैं रिपीट कर दूं स्टेटमेंट। जो मैंने आपसे कहा था कि सबरी की जो स्टेटमेंट होती है वो इस तरह होती है कि सर टुडे आई हैव टेकन हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट, जो उसका नाम होगा मिस्टर अहमद, a 37 years old male, नोन केस ऑफ डायबिटीज। अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं बोलना। ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ एज होती 70 years और पेशेंट डायबिटिक भी होता, हाइपरटेंसिव भी होता, तो मैं कहता नोन केस ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, अ स्मोकर, टीचर बाय प्रोफेशन, presented to us in OPD with the complaint of this। अगर आपने ये इस तरह की स्टेटमेंट शुरू में बोल दी, मैं गारंटी देता हूं कि ये आपका एग्जामिनर, आप इसी से इंप्रेस हो जाए। बेटे आपने हर सिस्टम की हिस्ट्री में यही फॉर्मेट फॉलो करना है। बिल्कुल। आपने देखो, जब आप एग्जामिनेशन, जब पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे हो, तो आपके पास व्हाइट पेपर होगा, उस व्हाइट पेपर पे लिखते जाना जल्दी से। 4, 5 चीजें ऐसी हैं जो नहीं भूलनी, जो एग्जामिनर को पिंच करती हैं। नंबर 1, आप उसका नाम ही नहीं याद पेशेंट। नंबर 2, एज याद नहीं। नंबर 3, ऑक्यूपेशन नहीं पूछा। ठीक है, ये 3 बड़े कॉमन पॉइंट्स हैं, लोग मिस कर आते हैं। तो मैं इसलिए हमेशा कहता होता हूँ जब प्रेजेंट करना है, आपने क्या करना है, पेशेंट को पूछा जी अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आज आपसे आपकी बीमारी के बारे में बात करने के लिए कहा गया है, तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी जी, मेरा नाम अहमद है। जी अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। क्या हम आपकी बीमारी के बारे में बात करें? जी डॉक्टर जी, सर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपने साथ ही नाम नोट कर लिया अहमद, एज आपने लिख दी, इतनी एज है। आप अहमद साहब क्या करते हैं? जी मैं ड्राइवर हूँ। ओके अहमद साहब, आप कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। चलो, ये बायोडाटा उसका जो है ना पेशेंट का, ये जरूर नोट कर लेना। ये सबसे ज्यादा तंग करेगा। आपको उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन याद होगी लेकिन आपको मरीज का नाम याद नहीं। फंस जाओ। ठीक है, सो मेरी इस पे ना स्ट्रॉन्ग एडवाइस और रिकमेंडेशन है आपको कि प्लीज नोट डाउन द नेम, एज, एरिया, वो मरीज आया कहाँ से है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बच्चे कितने, उसका मैरिटल स्टेटस, ऑब्वियसली बात है, पहले पूछोगे फिर बच्चे पूछोगे। ये आपका एक कंप्रीहेंसिव स्टार्ट होगा। फिर आप आओगे प्रेजेंटिंग में। आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन और HOPI पे मत फंसे रहना, पूरा 6 मिनट इस पे मत खपा देना। इसको 2 मिनट में कंप्लीट करके 3 में आगे चले जाओ। कुछ मिस हो जाएगा कोई बात नहीं है, अगले नंबर स्कोर कर। प्रेजेंटिंग यानी जब कंप्लीट हो गया, आप प्रेजेंटेशन के लिए 1 से 1.5 मिनट लाजमी याद रखना कि आप छोड़ना है, क्योंकि 2 नंबर है उसके।
अगर आप नहीं छोड़ोगे तो वो 2 नंबर गए, आप वहां तक पहुंचे नहीं हो, इसका मतलब आपके स्टेशन के नंबर 8 रह गए, और 8 में से अब आपने स्कोर करने हैं जितने मर्जी आप स्कोर करें। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग।